मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल डीके एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई बार हमारे साथी लोग कहते हैं कि साहब हम ये उपाय कर रहे हैं, वो उपाय कर रहे हैं और ये उपाय कोई लाभ नहीं दे रहे हैं हमें। तो ऐसा क्यों होता है कि उपाय लाभ नहीं दे रहे हैं या उपायों से लाभ नहीं मिल रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तीसरा, क्या जो आपके भाग्य में लिखा है उसको बिना कर्म किए हुए या बिना परिश्रम किए हुए आप प्राप्त कर सकते हैं? और यदि आपने परिश्रम किया जो आपके भाग्य में लिखा है उसको प्राप्त करने के लिए, तो यदि उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं तो क्या उनको कुछ ज्योतिषी उपायों से मदद मिल सकती है? इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि जब हमारी कुंडली हमारे जन्म के समय बनती है तो कुंडली में उस समय जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है वो स्टेशनरी होती है। उसको मान लिया जाता है कि साहब ऐसे ही ग्रह हैं और ऐसे ही रहेंगे आजीवन। तो वो हमारे जीवन का स्टैटिक प्रॉमिस हो जाता है जो हमारी कुंडली में उस समय ग्रह और नक्षत्र होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ग्रह हमेशा चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं, और इनको कहा जाता है कि वो ट्रांजिट करते रहते हैं या गोचर करते रहते हैं। तो आकाश में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो मानव जीवन को यानी हमें और आपको प्रभावित करते हैं। और कुछ शुभ ग्रह होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं जो खराब परिणाम देते हैं। होता क्या है कि हम कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से हमारे कार्यों में अड़चने आने लगती हैं और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कारण पता लगाना है कि साहब ऐसा क्यों होता है। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप अपनी कुंडली में इस बात की स्वयं जांच करें या किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी से ये देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा अशुभ ग्रह है जो अपने रेडिएशन के द्वारा आपको प्रभावित कर रहा है या आपको प्रतिकूल परिणाम दे रहा है, उसके प्रतिकूल विकिरण आप पर पड़ रहे हैं। तो जब आप कुंडली का गहन अध्ययन करेंगे या कराएंगे तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि साहब इन 9 ग्रहों में से फलाना ग्रह जो है अशुभ फल देता है या मेरे लिए अशुभ है। तो उसके विकिरण के कारण जो समस्या आ रही है आपके जीवन में, उसको दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। और जब आप कुंडली की गहन रूप से जांच करने के बाद ऐसा करेंगे तो आपको सटीक कारण मिल जाएगा और सटीक उपाय मिल जाएंगे। यानी इस ग्रह के कारण हमारे जीवन का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, इस ग्रह के कारण यानी इस अशुभ ग्रह के कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हो रहा है या उसमें पीड़ा उठ रही है या उसमें कष्ट हो रहा है। यह सब ज्योतिष से ही पता चलता है और ज्योतिष में कुंडली का गहन अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है। तो इस चीज को बिल्कुल आप इग्नोर ना करें और इसका पता लगाएं और उसके बाद ही आप अशुभ ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सॉलिड उपाय करें। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद जो भी आपकी रेमेडीज होंगी बड़ी इफेक्टिव रेमेडीज होंगी, इसमें तो कोई किसी प्रकार का संदेह है ही नहीं। आप इस चीज को बिल्कुल समझ लें। अब आप देखें कि क्या आपके प्रारब्ध या भाग्य मतलब डेस्टिनी में जो कुछ नहीं है आप उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय करेंगे तो क्या वो काम करेगा? देखिए साहब, आपने ठान लिया कि साहब मुझे काम करना है, आपको कोई सनक सवार होंगे कि साहब मुझे जो है अरबपति बनना है, लेकिन आपकी कुंडली में धन योग है ही नहीं,
जब धन योग नहीं है आपकी कुंडली में, तो आप जो आपके भाग्य में, चूंकि कुंडली से पता चलता है कि आपको इस जन्म के लिए क्या प्रारब्ध या भाग्य या डेस्टिनी है, क्या आपको मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये सब कुंडली का थारो अध्ययन करने से पता चलता है। अब जब मेरे भाग में धन अंबानी या अडानी जैसा अरबपति बनना लिखा ही नहीं है, क्योंकि मेरी कुंडली में धन योग है ही नहीं, तो मैं लाख प्रयास करूं, लाख कर्म करूं और उसके लिए मैं उपाय भी करूं, तो भी मैं अरबपति नहीं बन पाऊंगा। तो जो इसीलिए कहते हैं कि जो आपके प्रारब्ध या भाग्य डेस्टिनी में नहीं है, और ये सब कहां लिखा हुआ है, प्रारब्ध या भाग्य डेस्टिनी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, उसे प्राप्त करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे और उपाय करेंगे, वो सब आपका बेकार जाएगा, व्यर्थ जाएगा। लेकिन हां, यदि आपकी या मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है कि साहब राजयोग है, तो मुझे इसका मतलब है सरकार में कोई बड़ा पद मिलेगा, और इसे पाने के लिए मुझे भरपूर प्रयास भी करना होगा। बैठे बैठे वो पद नहीं मिल जाएगा कि कुंडली में मेरे भाग में लिखा है साहब मुझे वो पद मिल जाएगा, उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यदि मेरे भरपूर प्रयासों के बावजूद इसे पाने में अड़चने आ रही हैं, तो इसके लिए हमें समुचित ज्योतिषीय उपाय करने होंगे, और जिनसे हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो यानी बिना कुंडली के गहन अध्ययन के ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, और हमें किस दिशा में प्रयास करना है, और यदि प्रयासों में हम सफल नहीं हो रहे हैं तो हमें कौन सा इसके लिए उपचार करना है। साथियों, अब आप देखिए, क्या ज्योतिषीय उपाय हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? ये उपाय कब कब प्रभावी सिद्ध होते हैं? मतलब क्या हमारे भाग्य में मतलब हमारे भाग्य में कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है, और हम उनके लिए, अभी पहले भी बताया मैंने, उपाय करने लगते हैं, और बिना कुंडली को देखे हमने एस्ट्रोलॉजर का कोई वीडियो देख लिया और उपाय करने लगे, तो वो कभी प्रभावी नहीं होंगे। आपकी मेहनत भी जाया जाएगी, बेकार जाएगी, और आपके उपाय बेकार जाएंगे। हालांकि उपायों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये तो मान के चलिए। उपाय अगर आप जो भी कर रहे हैं जाने या अनजाने में, तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आप ये प्रयास करें कि कुंडली को एक अच्छे ज्योतिषी से दिखाने के बाद ही उपाय करें, और वही उपाय प्रभावी होते हैं। फिर आप कभी शिकायत नहीं करेंगे कि साहब इन उपायों से मुझको राहत नहीं मिली है। तो क्या ज्योतिषीय उपाय हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? पहला प्रश्न यह है। जी नहीं, कोई भी उपाय हमारे भाग्य या प्रारब्ध या डेस्टिनी को रत्ती भर नहीं बदल सकता, रत्ती भर नहीं। जो कुंडली में नहीं लिखा है उसके लिए किए जाने वाले कर्म व उपाय दोनों व्यर्थ जाएंगे। इसलिए हमें पहले कुंडली की जांच कर लेनी है, और उसके बाद ही हमें प्रयास और उपाय करने हैं। समझिएगा, मतलब एक तरह से आज का वीडियो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, घूम फिर करके 3 पहलुओं पर आ रहा है: भाग्य, कर्म और उपाय। और इन्हीं को लेकर के समाज में बहुत भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का ही आज इसमें प्रयास किया गया है। अब ज्योतिषीय उपाय किन मामलों में कारगर सिद्ध होते हैं, ये उपाय कब कब प्रभावी सिद्ध होते हैं, कब इनका हमें लाभ मिलता है? मान लीजिए कि मेरे दिनचर्या में मेरी समय से पदोन्नति नहीं हो रही है, मेरे कोई अशुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है, या कोई मेरी अशुभ ग्रहों की ग्रह दशाएं चल रही है मान लीजिए, तो यदि मेरी समय से पदोन्नति ना हो रही हो, या मुझे शत्रुओं द्वारा परेशान किया जा रहा हो, या मेरी ईमानदारी को चुनौती दी जा रही हो, या मेरी संतान को शादी के बाद समस्याएं आ रही हो, या मुझे नियमित रूप से व्यवधानों व अड़चनों का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन ये सब उपाय आपकी कुंडली से ही पता चलते हैं कि कौन सा ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, अड़चने दे रहा है, उन्हीं के उपाय आपको करने होंगे। यदि आपने किसी और के उपाय कर लिए तो वो कतई कारगर सिद्ध नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं उसी बात पे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि आज का वीडियो आपका भाग्य, कर्म और उपायों पर है। तो भाग्य, कर्म और उपायों का पारस्परिक संबंध क्या है, यानी इनका रहस्यमयी संबंध क्या है? आपने
काफी कुछ अभी तक समझ ही लिया होगा कि हमें किस प्रकार से इस जीवन के लिए आवंटित प्रारब्ध या भाग्य के तहत प्रयास और उपाय करने हैं, कर्म और उपाय करने हैं। अक्सर भाग्य और कर्म के आपसी संबंध को लेकर प्रश्न उठते रहते हैं। पीछे हमने देखा कि भाग्य को कर्म करके और यहां तक कि उपाय करके भी बदला नहीं जा सकता है, लेकिन क्या भाग्य को बिना कर्म किए हुए प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो कर्म के सिद्धांत का औचित्य क्या है? इसके लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है आगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत साधारण सा, कि उससे आप समझ जाएंगे भाग्य, कर्म और उपाय का क्या आंतरिक संबंध है, और उसकी कुछ मैंने आंशिक रूप से पहले भी चर्चा कर दी है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें ज्योतिषीय विधि से अपनी कुंडली की गहन जांच करके अपने भाग्य या प्रारब्ध का पता लगाना चाहिए। सबसे पहली बात ये, इसी आवंटित भाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें आधे अधूरे नहीं बल्कि भरपूर प्रयास या कर्म करने चाहिए। जो भाग्य में लिखा है उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। कोई भी चीज हमें घर में बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। यदि इन भरपूर प्रयासों के बावजूद इन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई अड़चने आ रही हैं, तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित ग्रहों को प्रसन्न करने की बाबत यथोचित ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। और याद रखिए साथियों, जब आप अपने लिखे भाग्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, तभी आपके उपाय भी काम में आएंगे, वो प्रभावी होंगे, वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन यदि आप सोचें केवल उपाय करके भाग्य में लिखे को प्राप्त कर ले, तो भूल जाइए, वो आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। बिल्कुल भूल जाइए, वो कभी नहीं होगा, और उसके लिए ना हमें कभी प्रयास करना है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और आमतौर पे ज्योतिषीय ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। भाग्य, कर्म और उपाय आपको यदि इस स्क्रीन में दिख पा रहा है तो आप देखें कि एक चित्र में हमने एक खूंटे में बंधी हुई गाय लिया है। गाय का चित्र है, खूंटे में एक गाय बंधी हुई है, गर्दन में उसके रस्सी डाल करके उसको एक खूंटे से बांध दिया गया है, और उसकी एक मान लीजिए 15 मीटर लंबाई है उसकी रस्सी की। ठीक है साहब, और उसके चारों ओर मतलब उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया है कि उस खूंटे के चारों ओर वो 15 मीटर के दायरे में घूम सकती है। और आप देख रहे हैं वहां हरी घास भी दिख रही है, यानी गाय को खूंटे में बांधा गया है घास चरने के लिए। उसको इतना एरिया दे दिया गया है कि साहब इतने एरिया में तुम घूम घूम कर चाहो तो चर लो। यानी उसकी भाग्य में क्या लिखा है आज की तारीख में? ये लिखा हुआ है कि वो 15 मीटर की रस्सी है मान लीजिए, तो 30 मीटर का डायमीटर या व्यास हो जाएगा। उस एरिया में वो घूम घूम करके पूरी घास को चर सकती है और इस प्रकार से अपने पेट को भर सकती है। अगर गाय ने मान लीजिए गाय ने आलस्य किया, कर्म नहीं किया, तो वो इतनी पूरी जो घास जो एक भाग्य या प्रारब्ध के रूप में उसको आवंटित है, वो उस पूरे घास को चरेगी नहीं और भूखी रह जाएगी। तो इसका मतलब गाय ने अपना कर्म नहीं किया। भाग्य में तो उसको घास मिली हुई थी, लेकिन उसने अपना पेट भरने के लिए कर्म नहीं किया है। तो इसके लिए कोई उपाय कारगर नहीं होगा। आप कोई भी उपाय जो है इसके लिए करेंगे तो किसी भी उपाय से आप उस गाय का पेट नहीं भर सकते हैं। साथियों, ये बात हो गई। अब मान लीजिए गाय ने पूरा प्रयास किया और उसको चर लिया, ठीक है साहब, और उसका पेट भर गया, इसका मतलब उसने अपने भाग्य की प्राप्ति कर ली। ठीक है साहब। तीसरा, यदि मान लीजिए गाय ने प्रयास तो किया घूम घूम करके, लेकिन जब वो घास में घूम करके चरने का प्रयास कर रही थी तो उस समय वहां पर कांच के टुकड़े आ रहे थे। जब कांच के टुकड़े आएंगे तो उसके चुभेंगे मुंह में, या वहां पर कांटे मौजूद थे, इनके कारण भी उस घास को चर नहीं पाएगी। तो साथियों, यही जो कांच के टुकड़े हैं और यही जो कांटे हैं, ये अड़चने हैं, व्यवधान है भाग्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले भरपूर प्रयासों के बावजूद अड़चने आ रही है। तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए ही उपाय कारगर होंगे, क्योंकि गाय
के लिए जो आवंटित प्रारब्ध है उसको वो चरने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन साहब वो कांच के टुकड़े उसमें पड़े हुए हैं, उसमें कांटे पड़े हुए हैं, इसके कारण वो चुभ रहे हैं उसके मुंह में और वो घास चर नहीं पा रही है। इसलिए हमें क्या होगा, जो गाय का मालिक होगा वो निश्चित तौर पर वहां पर देख करके वहां पे कांटे हटाएगा और उसको हटाएगा, कांच के टुकड़ों को। इसी प्रकार से साहब हमारे अपने मानव के जीवन में जो अशुभ ग्रह गोचर करते हैं वो प्रतिकूल विकिरण या वाइब्रेशंस या रेडिएशंस हमेशा हमारे ऊपर छोड़ते रहते हैं। अशुभ ग्रह कौन? जो आपकी कुंडली के हैं। याद रखिएगा, एक व्यक्ति के लिए अशुभ ग्रह दूसरे व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है, याद रखिए, और मेरे लिए शुभ ग्रह दूसरे के लिए अशुभ हो सकता है। ये कुंडली विशेष से ही पता चलेगा कि कौन सा अशुभ ग्रह है आपकी कुंडली का जो विकिरण छोड़ रहा है प्रतिकूल आपके ऊपर और आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, आपके भाग्य में निहित उद्देश्य को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में रोड़े अटका रहा है। इसलिए उस ग्रह विशेष की पूजा अर्चना करनी होगी, उसको प्रसन्न करना होगा। ग्रह की भी पूजा आवश्यक होती है और ग्रह के इष्ट देव की भी, यानी ग्रह जिस ग्रह के भी अपने देवता है। जैसे शनि देव के लिए भगवान शिव शंकर है, शिव जी है, और राहु के लिए दुर्गा माँ है। इसी प्रकार से अलग अलग है। बृहस्पति के लिए भगवान शिव है, बुध के लिए विष्णु है। तो उनको भी प्रसन्न करना है और ग्रहों को भी प्रसन्न करना, और इनके उपाय करने होते हैं, और यही सटीक ज्योतिषीय उपाय हमेशा हमारे जीवन में कारगर होते हैं। तो साथियों, आपने देख लिया कि आप बिना भाग्य के आपको कितने भी आप कर्म करें, कितने भी उपाय करें, कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि आप अपने लिखे हुए भाग्य के अनुसार प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। यदि उसके मिलने में अड़चन हो रही है तो उसी के लिए ज्योतिषीय उपाय होते हैं, और वही ज्योतिषीय उपाय हमेशा कारगर होते हैं। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।